हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मेवाड़ का गुहिल वंश कर रहे हैं। गुहिल वंश की एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने रावल शाखा कंप्लीट की थी। ठीक है, तो रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो हमने पढ़ा कि रावल रतन सिंह था, जिसकी हत्या 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है। ठीक है, और खिज्र खां चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित करके उसका नाम खिजराबाद कर देता है। यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो खिज्र खां के अंडर में रहा 1303 से लेकर 1316 तक। 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद खिज्र खां मालवा की तरफ निकल जाता है और चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो मालदेव सोनगरा बन जाता है। मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा कहां का शासक है? तो जालोर का शासक है ये। ठीक है, 1316 से लेकर 1326 तक जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका प्रशासक मालदेव सोनगरा रहता है। मालदेव सोनगरा के बाद में बनवीर सोनगरा चित्तौड़ का प्रशासक बन जाता है 1326 में। राणा हमीर 1326 में बनवीर को पराजित करते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मुक्त करवाने के कारण राणा हमीर को मेवाड़ का पहला उद्धारक कहा गया है। ठीक है, मेवाड़ का जो दूसरा उद्धारक है वो भामाशाह व्यापारी है, जिसके बारे में हम जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, राणा हमीर। ठीक है, तो 1303 के बाद में 1326 तक ऐसे कहानी चली है। इसके बाद में शासक आता है राणा हमीर। राणा हमीर सिसोदिया, इसको सिसोदिया भी कहा जाता था। सिसोदिया इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सिसोदा गांव के निवासी थे, सिसोदा गांव में रहते थे, इसी कारण से इनको सिसोदिया कहा गया। तो राणा हमीर की प्रमुख बातें क्या हो जाएगी? तो पहली बात हो जाएगी सिसोदिया या राणा शाखा का संस्थापक है। ठीक है, दूसरी बात इसकी ध्यान रखनी है, इसके पिता का नाम अरी सिंह। ठीक है, 1326 में बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ जीता। ठीक है, चित्तौड़ को मुक्त करवाया, इसीलिए इसे मेवाड़ का पहला उद्धारक कहा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मेवाड़ का पहला उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भामाशाह व्यापारी है, चूलिया जलप्रपात के पास, जो महाराणा प्रताप को पैसे देगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, और इसकी बात क्या ध्यान रखनी है कि राणा या महाराणा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने राणा या महाराणा की उपाधि सर्वप्रथम धारण की। ठीक है, तो सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली पड़ता है बांसवाड़ा, सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का शासक था तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। तो सिंगोली के युद्ध में किसको? एमबीटी को,
BT, मोहम्मद बिन तुगलक को इसने पराजित किया। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो और इसके बारे में ध्यान रखनी है बात कि इसने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, चित्तौड़ में मंदिर बनवाया, किसका, अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता कह दो, ठीक है, इसको बरबड़ी माता कह दो, या इसको आप बाण माता भी कह सकते हो। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता, बरबड़ी माता या बाण माता की मंदिर का निर्माता भी कौन है, हमीर है। ठीक है, इसके अलावा दो बातें आपको और हमीर की ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे जो इसकी उपाधियां हैं, ठीक है, हमीर की उपाधियां आपको ध्यान रखनी। पहली उपाधि इसको दी गई है वीर राजा की, इसको वीर राजा की उपाधि दी गई है, और वीर राजा की उपाधि जो है इसे रसिक प्रिया ग्रंथ में दी गई है। रसिक प्रिया ग्रंथ के जो राइटर हैं वो है कुंभा। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ये भी महाराणा कुंभा के काल की है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का मतलब हो गया विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। ठीक है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जो शेर के समान हो, उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये हमीर में से मेन क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हमीर में से कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। आप इसी को पढ़ लीजिए, पर्याप्त है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप नोट्स मिला के देख लेना, जो पीछे एग्जामों में नोट्स आए हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप नोट्स से मिला के देखो, एक एक क्वेश्चन आपको इन नोट्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में, उसका नाम है क्षेत्र सिंह, या इसको खेत सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला शासक कौन आ गया, क्षेत्र सिंह या खेत सिंह। क्षेत्र सिंह या खेत सिंह की अगर प्रमुख बातें की जाए तो पहली बात इसके बारे में आपको यह ध्यान रखनी है कि इसने मालवा के शासक दिलावर खां को मार डाला। ठीक है, मालवा के शासक दिलावर खां को मारा, और यहीं से मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत हुई है। ठीक है, दिलावर खां की हत्या हो गई तो मालवा और मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत इसी के समय हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्षेत्र सिंह या खेत सिंह की एक बात और ध्यान रखनी है कि इसकी एक उपपत्नी थी, उपपत्नी यानी कि एक दासी थी। उस दासी से इसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम था मेरा और चाचा। ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, मेरा और चाचा, इनको याद रखना, आगे अभी आएंगे ये लोग। ठीक है, तो इसकी उपपत्नी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, मेरा और चाचा। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्र सिंह में से कोई और ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो आ रहा है राणा लाखा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला शासक आ गया लाखा, या इसी को क्या कहा जाता है, लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, लाखा के नाम से, राणा लाखा के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। तो राणा लाखा की देखो प्रमुख बातें क्या हो जाएगी, तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि इसके काल में छीतर बंजारे ने अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण किया। ठीक है,
पिछोला झील का निर्माण किया उदयपुर के अंदर। तो पिछोला झील का निर्माता कौन हो गया? चित्तर बंजारा। किसकी याद में कर रहा है? तो अपने बेल की याद में कर रहा है। दूसरी बात देखो, लाखा की आपको ध्यान रखनी है कि इसके समय जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, चांदी की खान मिली। ठीक है। अब देखो राणा लाखा के बारे में आपको और क्या बातें याद रखनी है। तो देखो राणा लाखा जो है, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा। ठीक है। और मारवाड़ जो है, मारवाड़ जोधपुर, मारवाड़ का शासक है, उसका नाम भी क्या है? राव चुंडा। मारवाड़ का शासक है राव चुंडा। कुंवर चुंडा और राव चुंडा अलग अलग है। ठीक है। अब ये जो राव चुंडा है, राव चुंडा की दो संतानें आपको मेन रूप से याद रखनी है। एक तो है रणमल और दूसरी है हंसा, हंसाबाई। ठीक है। तो देखो जो मारवाड़ का राव चुंडा है, ये अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है लाखा के पास, और लाखा को कहता है कि कुंवर चुंडा से हंसाबाई का विवाह करवा दिया जाए। लेकिन जो लाखा है, जो राणा लाखा है, राणा लाखा को हंसाबाई पसंद आ जाती है। तो राणा लाखा कहता है कि हंसाबाई से तो मैं ही विवाह करूंगा। ठीक है। इसीलिए जो हंसाबाई है, हंसाबाई की शादी लाखा से होनी तय हो जाती है। लेकिन जो हंसाबाई का भाई है रणमल, रणमल लाखा के सामने यह शर्त रखता है कि मैं एक शर्त पे आपकी हंसाबाई से शादी करवाऊंगा कि आप दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। ठीक है। तो लाखा मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कुंवर चुंडा आते हैं सामने, और कुंवर चुंडा एक प्रतिज्ञा करते हैं। कैसी? भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। ठीक है। तो जो कुंवर चुंडा है, ये अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा करके राजपाट का त्याग कर देते हैं। इसीलिए जो कुंवर चुंडा है, इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है। ठीक है। या इसको मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। तो कुंवर चुंडा के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है, और दूसरी बात इसे यह ध्यान रखनी है कि इसे मेवाड़ का राम भी कहा गया है। ठीक है। और आपको यह ध्यान रखना है कि हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था मोकल, और अगला शासक कौन बन रहा है? तो अगला शासक मोकल ही बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा राणा लाखा में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि देखो एक बार क्या हुआ कि राणा लाखा ने कसम खाई कि वो बूंदी के किले को जीतेगा। ठीक है। कि वो किसको जीतेगा? बूंदी के किले को फतेह करेगा, और जब तक बूंदी को नहीं जीत लेगा तब तक वो अन्न और जल नहीं खाएगा। अब रातों रात तो देखो कोई किला जीता नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या किया, जो मेवाड़ के सरदार थे, उन्होंने एक नकली मिट्टी का बूंदी का किले का प्रतिरूप तैयार किया, और लाखा को बोला कि जाओ और इसको तोड़ो। तो जो लाखा है वो इस बूंदी के किले को तोड़ने के लिए आया। ठीक है। यहीं पर कुछ बूंदी के लोग थे, वो काम कर रहे थे। तो यहां पर क्या हो गया, इनके बीच में युद्ध हो गया, और इस युद्ध के अंदर कुंबा हांडा नाम का एक व्यक्ति जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है। तो राणा लाखा ने बूंदी का नकली दुर्ग बनाया और उसको जीतने की कोशिश करने लगा, और इसी प्रयास के अंदर कुंबा हांडा वीर गति को प्राप्त हुआ, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर राणा लाखा की हम और बात करें तो देखो राणा लाखा जो है, इसने मेवाड़ के अंदर पाट और ठाट की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में पाट और ठाट की प्रथा प्रारंभ करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था?
तो राणा लाखा था। अब ये पाठ और ठाठ है क्या, ठीक है। तो देखो, महाराणा मोकल और उसके वंशज जो शासक बने, ठीक है, वो तो क्या कहलाए, मेवाड़ के पाठ कहलाए, ठीक है, मोकल के वंशज, ठीक है, मोकल के वंशज, ये तो क्या कहलाए, मेवाड़ के पाठ कहलाए, ठीक है। और जो ये कुंवर चुंडा है, कुंवर चुंडा के जो वंशज है वो मेवाड़ की आन बान शान कहलाए, ठीक है, यानी कि मेवाड़ की ठाठ कहलाए, ठीक है। चुंडा के जो भाले का निशान है उसे मेवाड़ के राज चिन्ह में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो चुंडावत होते थे, मतलब चुंडा के जो भी वंशज है वो सब क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए। तो चुंडावत जो होते थे वो मेवाड़ की सेना के अग्रिम दस्ते में होते थे, ठीक है, हरावल में हुआ करते थे। हरावल का मतलब अग्रिम दस्ता, जो सबसे आगे आगे जाकर युद्ध करता है। तो मेवाड़ का जो हरावल है, यानी कि जो अग्रिम दस्ता है, वो किससे, मतलब उसमें कौन से सैनिक होते थे, तो चुंडावत सैनिक हुआ करते थे। किसके वंशज हैं, कुंवर चुंडा के वंशज हैं, ठीक है। ये कहानी है राणा लाखा की, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान रख लेना है कि राणा लाखा के दरबारी, राणा लाखा के दरबारी, तो एक नंबर हो जाएगा झोटिंग भट्ट, और 2 नंबर आपको ध्यान रखना है धनेश्वर भट्ट, ठीक है। तो ये कहानी हो गई पूरी राणा लाखा की, ठीक है। राणा लाखा के बाद में अगला जो इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो कुछ ही बातें ध्यान रखनी है मोकल के बारे में। पिता इसके हो गए लाखा, माता हंसाबाई, ठीक है, पत्नी सौभाग्य देवी, ठीक है, परमार राजकुमारी थी सौभाग्य देवी, और इसके पुत्र का नाम हो गया कुंभा, ठीक है। अगर मोकल की बात की जाए तो मोकल के दरबारी, मोकल के दरबारी की बात की जाए तो पहला दरबारी हो गया विष्णु भट्ट, या इसी को ही भट्ट विष्णु कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका दरबारी हो गया। अब देखो, मोकल जो है, मोकल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भोज राजा था, भोज परमार, परमार वंश का राजा था भोज परमार। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ठीक है। तो इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार मोकल के द्वारा करवाया गया, और मोकल ने उस मंदिर का नाम बदलकर शमिदेश्वर मंदिर कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मोकल की एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मेवाड़ में तुलादान, तुलादान की पद्धति या तुलादान की प्रथा वो मोकल के द्वारा शुरू की गई थी। तुलादान क्या होता है, ध्यान ही होगा, ऐसे होता है ना तुला, मतलब एक तरफ तो राजा बैठ जाएगा, एक तरफ समान हो जाएगा, ऐसे तोलकर फिर जो राजा के बेट के बराबर समान होता है उसको दान कर दिया जाता है, तो ये तुलादान होता है। तो मेवाड़ में तुलादान की प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन हो गया, मोकल हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मोकल की अगर बात की जाए तो मोकल ने 1433 में झीलवाड़ा, भीलवाड़ा नहीं झीलवाड़ा, झीलवाड़ा पड़ता है गुजरात, झीलवाड़ा गुजरात में एक अभियान किया, ठीक है। इस अभियान में मेरा और चाचा,
मेरा और चाचा, ये भी शामिल थे। अभी हमने क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के यानी दासी पत्नी के 2 बच्चों की बात करी थी, ये वही है। ठीक है, तो मेरा और चाचा भी इसके साथ में गए थे, मोकल के साथ। और इसी अभियान के दौरान मेरा और चाचा मौका देखते हैं और मौका देखकर मोकल की हत्या कर देते हैं। कब? 1433 के अंदर मोकल की हत्या कर देते हैं। कौन? मेरा और चाचा। ठीक है, और इनकी सहायता कौन करते हैं? तो इनकी सहायता करते हैं एक तो महपा पंवार और एका पंवार, ये 2 जने इसकी सहायता करते हैं। मतलब ये 4 जने मिलकर मोकल की हत्या कर देते हैं। मोकल की हत्या के समय कुंभा भी यहां पर झीलवाड़ा में यानी कि गुजरात में मौजूद है, और मोकल की हत्या होने पर कुंभा भाग कर वापस से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ जाता है। तो यहां पर 1433 के अंदर जो मोकल है इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इस वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक आ रहा है वो आ रहा है महाराणा कुंभा। कुंभा को थोड़ा देखो विस्तार से करेंगे। तो नेक्स्ट इस वंश में शासक आ रहा है कुंभा। ठीक है, कुंभा का जन्म जो है वो हुआ है 1403 के अंदर। ठीक है, माता का नाम सौभाग्य देवी, पिता का नाम मोकल। ठीक है, अब देखो जो ये मेरा और चाचा जो थे, मेरा प्लस चाचा, ये 2 इसके मतलब जिन्होंने मोकल की हत्या की थी, मेरा और चाचा, इनकी हत्या कर दी जाती है रणमल के द्वारा। रणमल कौन? तो हमने अभी मारवाड़ वाला पढ़ा था, मारवाड़ के अंदर रणमल और हंसाबाई पढ़ी थी, राव चुंडा के बच्चे। तो रणमल जो है वो क्या करता है, मेरा और चाचा की तो हत्या कर देता है, और महपा और एका पंवार ये दोनों चले जाते हैं मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में। ठीक है, देखो रणमल जो है ये क्या करने लगेगा कि मेवाड़ के जो संचालन है, मतलब मेवाड़ का जो राज कार्य है उसके अंदर विघ्न उत्पन्न करने लगेगा, और मेवाड़ में बात बात पर ये क्या करने मतलब बात बात में अपनी बात ये मनवाने लगेगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मेवाड़ की शासन को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से रणमल ही संभाल रहा था। ठीक है, कुंभा को ये चीज पसंद नहीं आती है, तो कुंभा अपनी एक दासी भारमल्ली, ठीक है, इसकी कुंभा की एक दासी है भारमल्ली, भारमल्ली को बोलता है और भारमल्ली जाकर रणमल को जहर दे देती है। तो इस तरह से रणमल की कहानी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुंभा के सैनिक अभियानों की। ठीक है, तो कुंभा के सैनिक अभियान, कुंभा के सैनिक अभियान, इसमें पहला अभियान जो है वो है आबू विजय। कुंभा ने आबू को जीता था। तो अगर पूछा जाए कि कुंभा की सबसे पहली सैनिक विजय कौन सी थी, तो आबू विजय थी। ठीक है, आबू का शासक था सहसमल, आबू का शासक सहसमल था। अब कुंभा ने आबू पर आक्रमण क्यों किया? तो कुंभा ने आबू पर आक्रमण किया, उसके 2 कारण थे। पहला रीजन तो यह था कि सहसमल मेवाड़ के क्षेत्रों के अंदर हमला करता था और लूटपाट करता था, इससे कुंभा नाराज हो गया। और दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि जो आबू है वो मेवाड़ के लिए कमजोर दीवार थी, यानी कि आबू के रास्ते कोई भी व्यक्ति मेवाड़ में एंटर कर सकता था, घुस सकता था। तो इस कारण से जो कुंभा है ये आबू के शासक सहसमल पर आक्रमण करता है और सहसमल को पराजित कर देता है, आबू को मेवाड़ में मिला लेता है। ठीक है, इसमें कुंभा का सेनापति कौन था? कुंभा का सेनापति मतलब कि आबू विजय के समय कुंभा का सेनापति था नाहर सिंह। ठीक है, कुंभा ने आबू को जीता
और आबू में 2 दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग प्लस मचान दुर्ग, सॉरी अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग का इसने निर्माण करवाया। तो इसकी पहली विजय कौन सी हो गई? आबू विजय। अगर दूसरी इसकी विजय की बात की जाए तो कुंभा ने दूसरी विजय करी थी नागौर विजय। ठीक है, देखो नागौर का जो शासक था उसका नाम था शम्स खां, शम्स खां। शम्स खां कुंभा की सहायता से ही नागौर का शासक बना था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर देता है, कुंभा की आज्ञाओं को नहीं मानता है और नागौर दुर्ग का मरम्मत करवाना शुरू कर देता है। तो इससे कुंभा नाराज हो जाता है और कुंभा नागौर के ऊपर आक्रमण कर देता है। शम्स खां नागौर से भागता है और नागौर से भागकर ये गुजरात चला जाता है और उस वक्त गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन खां, कुतुबुद्दीन खां। ठीक है, तो शम्स खां किसकी शरण में पहुंच गया? कुतुबुद्दीन खां की शरण में पहुंच गया। तीसरी विजय आपको ध्यान रखनी है, गुजरात विजय। ठीक है, तो कुंभा ने गुजरात को विजय किया। कुंभा ने कुतुबुद्दीन खां और शम्स खां यानी कि गुजरात और नागौर दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। ठीक है, और उसने गुजरात विजय करी। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुंभा के हम अभियान की बात करें, सैनिक अभियान की, तो आपको ध्यान रखना है सारंगपुर का युद्ध। नंबर 4 आ जाएगा सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध 1437 में हुआ है। ठीक है, इसको आप मालवा विजय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1437 में कुंभा सारंगपुर के शासक सॉरी मालवा के शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करता है और मालवा को विजय कर लेता है। ठीक है, मालवा को ये विजय कर लेता है और मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ क्या है? तो ये 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, यानी कि 122 फीट इसकी हाइट है, 122 फीट ऊंची है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसमें देखो इतने सारे हिंदू देवी देवताओं की वो मूर्तियां लगी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। ठीक है, अब ये जो विजय स्तंभ है, इसके अगर हम शिल्पकारों की बात करें, शिल्पकार की भाई इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है जेता, नापा, कुंपा, जेता, नापा, कुंपा और भोमा। ये इन आदमियों ने इनको मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, अब ये जो विजय स्तंभ है, इसी के अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रशस्ति की जो रचना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना, वो की गई है अत्रि और अत्रि का पुत्र है महेश, इन दोनों के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की
रचना की गई है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय के बाद में जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब हुई है? तो ये हुई है 1453 में। किस किस के बीच हुई है? तो ये हुई है कुंभा और जोधा के बीच में। कुंभा मेवाड़ का शासक है, राव जोधा जो है ये जोधपुर का शासक है, रणमल का पुत्र है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता था। अब देखिए जो महारानी हंसा है, हंसा कौन थी? राणा जो लाखा है, लाखा की पत्नी थी हंसा। तो हंसा क्या करती है? कुंभा और जोधा, देखो हंसा का संबंध जोधपुर से भी है और हंसा का संबंध मेवाड़ से भी है। तो हंसा इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाती है और इनके बीच में एक आवल बावल की संधि कराती है, यानी कि इससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। ठीक है, जहां जहां आंवले के पेड़ थे वो क्षेत्र तो चला गया मेवाड़ में, और जहां जहां बबूल के पेड़ थे वो क्षेत्र चला गया मारवाड़ में। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया है? आवल बावल की संधि बोला गया है। कब हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कब हुई है? 1453 में। किस किस के बीच? कुंभा और जोधा के बीच में। कौन मध्यस्थता करवा रहा है? तो हंसाबाई मध्यस्थता करवा रही है। ठीक है, और जोधा क्या करता है? जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवाता है। ठीक है, तो इससे एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चंपानेर की संधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुंभा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगली जो है वो है चंपानेर की संधि। डेट भी आपको याद रखनी है। चंपानेर की संधि भी है 1456 में, याद रखना है। 1456 में कई बार पूछा गया है। किस किस के बीच हुई है चंपानेर की संधि? तो चंपानेर की संधि जो हुई है मालवा और गुजरात के बीच में हुई है। मालवा का शासक कौन है? तो महमूद खिलजी। ठीक है, और गुजरात का शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन खां। इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि होती है। ये दोनों ये निश्चय करते हैं मालवा और गुजरात कि हम दोनों मिलेंगे और मिलकर कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे। कुंभा को इस चीज की भनक लग जाती है, तो कुंभा पैसे देकर कुतुबुद्दीन खां को इस संधि से अलग कर देता है, इसको पैसे दे देता है, तो ये तो इस संधि से अलग हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करेगा? अब ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को फिर से पकड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका नेक्स्ट आप अभियान देखेंगे तो इसका अभियान होगा नेक्स्ट मालवा अभियान। और अब की बार मालवा अभियान ये कब कर रहा है? 1457 के अंदर कर रहा है। ठीक है, इस मालवा अभियान के अंदर ये महमूद खिलजी को पुनः पराजित करता है। ठीक है, पुनः पराजित करता है, इसको बंदी बना लेता है, कुछ दिन इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कैद रखता है। 2-3 महीने 4 महीने कैद रखने के बाद में इसको छोड़ देता है। ठीक है, तो पुनः ये क्या करता है? महमूद खिलजी को पराजित करता है कुंभा। ठीक है, और मालवा अभियान मतलब मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो कुशाला माता मंदिर का निर्माता कौन हो रहा है? कुंभा है। कहां करवा रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्यों करवा रहा है? मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रमुख इसके अभियान हो गए कुंभा के। अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की उपाधियों की। उपाधियों में से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखो जितनी लाइनें लिखवा रहा हूं सब में से क्वेश्चन बनता है, इनको रट्टा लगा लो आप लोग, अगर एग्जाम में पास होना है तो इसको रट्टा लगा लो, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियों की बात करें तो पहली इसकी उपाधि हो जाएगी हिंदू सुर प्राण, हिंदू सुर प्राण किसने दी है? तो गुजरात और मालवा के शासकों द्वारा दी गई है। ठीक है। दूसरी अगर इसकी उपाधि की बात करें तो दूसरी इसकी उपाधि हो जाएगी हाल गुरु। हाल गुरु इसे क्यों कहा गया? क्योंकि पहाड़ी दुर्गों का निर्माता था, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण इसे हाल गुरु कहा गया। ठीक है। इसको छाप गुरु भी कहा जाता है। छाप गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छापा मार पद्धति में निपुण था। ठीक है। छापा मार पद्धति से ये युद्ध करता था, छापा मार पद्धति में ये निपुण था, इसीलिए इसको छाप गुरु भी कहा गया। इसके अलावा इसे राजगुरु भी कहा गया है। राजगुरु इसलिए कहा गया क्योंकि ये राजनीति में निपुण था। ठीक है। राजनीति में निपुण होने के कारण राजगुरु कहा गया। और इसकी उपाधि आपको क्या देखने को मिलेगी? तो राणो रासो। राणो रासो, राणो रासो क्यों कहा गया? क्योंकि ये साहित्यकारों का संरक्षक था। साहित्यकारों का संरक्षक होने के कारण इसे राणो रासो भी कहा गया। और इसकी एक इंपॉर्टेंट उपाधि आपको ध्यान रखनी है, अभिनव भट्टाचार्य या भट्टाचार्य भी आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि नव भारत का निर्माता। तो ये इसकी मुख्य मुख्य उपाधियां हैं। उपाधियों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उपाधियों को आप लोग ध्यान से याद रखना। ठीक है। कुंभा की उपाधियों के बाद में हम अगर बात करें कुंभा की रचनाओं की, कुंभा की रचनाएं, कुंभा की रचनाएं, तो पहली रचना इसकी हो जाएगी संगीत राज। दूसरी इसकी रचना हो जाएगी संगीत मीमांसा। तीसरी इसकी रचना हो जाएगी सुड प्रबंध। और फोर्थ इसकी रचना आपको ध्यान रखनी है रसिक प्रिया। ठीक है। रसिक प्रिया क्या है? तो रसिक प्रिया गीत गोविंद पर टीका है। गीत गोविंद पर टीका, टीका का मतलब होता है नकल मार कर, टीप कर, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको दोबारा से लिख देना, वो क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गई कुंभा की मेन रचनाएं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुंभा के दरबारी कौन कौन है। दरबारियों में से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो कुंभा के दरबारी। कुंभा के दरबारी। ठीक है। तो कुंभा के दरबारी में पहला हो जाएगा सारंग व्यास। सारंग व्यास। ठीक है। दूसरा हो जाएगा कान्हा व्यास। सारंग व्यास जो है इसका संगीत गुरु है। कान्हा व्यास, कान्हा व्यास कौन है? तो सारंग व्यास का पुत्र है। और कान्हा व्यास एक लिंग महात्म्य की रचना करता है। कान्हा व्यास किसकी रचना कर रहा है? एक लिंग महात्म्य की। ठीक है। एक लिंग महात्म्य की रचना करता है। और एक लिंग महात्म्य का जो पहला अध्याय है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। एक लिंग महात्म्य का पहला अध्याय जो है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कान्हा व्यास के बाद में आपको अगला जो दरबारी है उसका ध्यान रखना है, उसका नाम है मंडन मिश्र। ठीक है। मंडन मिश्र कौन है? तो कुंभलगढ़ का शिल्पकार।
कुंभनगढ़ किले का जो शिल्पकार है, मेन मिस्त्री है, वो कौन है? मंडन मिश्र है। मंडन मिश्र की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मंडन मिश्र जो है, इसकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इसकी रचनाएं हो जाएगी नंबर 1 देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, ठीक है। नंबर 2 वास्तुसार, ठीक है। नंबर 3 वास्तुमंडन। नंबर 4 रूपमंडन। नंबर 5 रूपावतार मंडन, ठीक है। नंबर 6 प्रसाद मंडन। नंबर 7 सगुन मंडन, ठीक है। और नंबर 8 कोदड़ मंडन, ठीक है। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हो गई, बस इतनी सी है, ठीक है। तो मंडन मिश्र की रचनाएं हो गई। इसके अलावा आपको 2 दरबारी और ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है नंबर 4 पे नाथा, नाथा ये भी कुंभा का दरबारी है। नाथा कौन है? तो मंडन मिश्र जो है इसका भाई है। और ये किसकी रचना कर रहा है? तो ये रचना कर रहा है वास्तु मीमांसा की रचना कर रहा है, ठीक है। नाथा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वास्तु मीमांसा, ठीक है। और एक आपको इसका और दरबारी ध्यान में रखना है जिसका नाम है गोविंद। और ये गोविंद कौन है? मंडन मिश्र का बेटा, मतलब पूरा परिवार ही लगा हुआ है, ठीक है। मंडन मिश्र का बेटा है। और ये जो रचना कर रहा है वो रचना कर रहा है कला निधि की, कला निधि नामक ग्रंथ की ये रचना कर रहा है। तो ये कौन हो गए? प्रमुख इसके दरबारी हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंभा के निर्माण कार्यों की। कुंभा देखो काफी लंबा जाएगा, लेकिन इसके बाहर क्वेश्चन आपके एक भी नहीं आने वाला। आप टेंशन फ्री रहिए कि कुंभा के बाहर कुछ कहीं और से पढ़े, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बस रटा लगा लो, इसी में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कुंभा के निर्माण, ठीक है। तो देखो कुंभा जो है इसे भारतीय स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी और भारतीय स्थापत्य कला का जनक भी इसको कहा जाता है कुंभा को, ठीक है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद एक ग्रंथ है, इसकी रचना करी गई है श्यामल दास के द्वारा। तो वीर विनोद ग्रंथ ये बताता है कि कुंभा ने अपने जीवन काल में कुल 32 दुर्गों का निर्माण किया, ठीक है। 32 दुर्गों का इसने निर्माण करा, जिनमें से प्रमुख दुर्ग कुछ हो जाएंगे, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो ये इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख दुर्ग थे। 32 दुर्गों का ये निर्माता था, ठीक है। और अगर कुंभा की बात की जाए तो इसने चित्तौड़गढ़ में, मांडलगढ़ में तथा कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, इन दुर्गों के अंदर इसने मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या बात ध्यान रखनी है? तो कुंभा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कुंभा ने अपनी पुत्री बागीश्वरी, बागीश्वरी या इसी का एक नाम आपको देखने को मिलता है रमाबाई, बागीश्वरी या रमाबाई के विवाह के अवसर पर एक श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। कहां पर?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके प्रमुख प्रमुख निर्माण कार्य हो गए कुंभा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुंभा के गुरु कौन कौन है। ठीक है, देखो इसने कुंभा ने चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। कुंभ स्वामी मंदिर। ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण 3 जगह करवाया, चित्तौड़गढ़ में, मांडलगढ़ में और कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कुंभा के गुरु, कुंभा के गुरु 3 गुरु आपको ध्यान रखना है, 1, 2 और 3। पहले जो इसके गुरु हैं वो है सारंग व्यास। सारंग व्यास, सारंग व्यास इसके हैं संगीत गुरु। ठीक है, दूसरे इसके गुरु हो गए कान्हा व्यास, सारंग व्यास का ही पुत्र, एक लिंग महात्म्य वाला। तो कान्हा व्यास जो है इसके काव्य गुरु हैं। ठीक है, और तीसरे जो गुरु हैं वो हैं हीरानंद। ये कौन है? जैनाचार्य, जैन आचार्य। ठीक है, तो ये जैनाचार्य हैं और ये किसके गुरु हैं? चित्रकारिता के गुरु। ठीक है, चित्र वगैरह बनाना इनको सिखाते थे ये कुंभा को। तो ये मेन बातें हो गई कुंभा की। ठीक है, इसके अलावा 1-2 बातें आपको और कुंभा के फैक्ट्स याद रखने हैं कि देखो कुंभा के समय एक बार मेव जाति का विद्रोह हुआ। कुंभा के समय एक टाइम मेव जाति का विद्रोह हुआ, मतलब 1462 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। और इसमें मेव जाति का जो नेता था वो था मुनीर। ठीक है, कुंभा ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ इससे नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कुंभा की मृत्यु की, तो कुंभा की जो मृत्यु है वो 1468 में हुई है। कुंभा की मृत्यु, कुंभा की मृत्यु 1468 में। देखो कुंभा अपने अंतिम समय में एक रोग होता है जिसको बोला जाता है उन्माद रोग। उन्माद रोग से पीड़ित हो गया था, मतलब थोड़ा सा मेंटल टाइप हो गया था, चीखने चिल्लाने लग गया था। ठीक है, एक बार ये कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसमें एक तालाब है जिसका नाम है मामालाव तालाब। ठीक है, इस तालाब पर कुंभा स्नान करने के लिए गया। ठीक है, तो कुंभा का ही पुत्र, कुंभा का पुत्र जिसका नाम था उदा, उदा मौका देखता है और स्नान करते हुए कुंभा के पीठ के पीछे वार कर देता है और कुंभा की हत्या कर देता है। यानी कि कुंभा की हत्या कौन कर रहा है? कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदा के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कुछ समय बाद में ये जो उदा है इसके ऊपर बिजली गिर जाती है। ठीक है, तो उदा की भी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुंभा भी खत्म और उदा भी खत्म। तो नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आएगा वो आएगा रायमल। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखो इसको ध्यान से पढ़ लो, इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पिछले 10 सालों के एग्जाम के पेपर उठा के देखो, आपको इसी में से ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप जो नोट्स है इसको रट्टा लगाओ और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह मेहनत के साथ पढ़ते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो और इन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ो। जो सफलता है वो आपके कदमों में आएगी, विश्वास रखो। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।